Welcome to series Explained. The summer I turned pretty season 3 first 2 episode explained. ये सीजन सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, फैमिली की टेंशन, ग्रिफ और बिट्रायल भी इसमें है। कैबो के स्टीमी फ्लैशबैक से लेकर एक डेंजरस एक्सीडेंट और अनएक्सपेक्टेड एंगेजमेंट तक ये एपिसोड सीजन का मूड सेट करता है, फुल ऑफ इमोशंस और टफ चॉइसेस। चाहे आप टीम कॉर्नर्ड हो या टीम जेरेमा, एक बात तो पक्की है, सीजन 3 फुल पावर में जा रहा है। एपिसोड 1। बेली अब फिंच यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टूडेंट है। उसने इंजरी की वजह से अपने वॉलीबॉल के सपने छोड़ दिए हैं और स्पोर्ट साइकोलॉजी पढ़ रही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड टाइलर भी फिंच में है और बेली अभी भी जेरिमा के साथ रिलेशनशिप में है। कम से कम अभी तक तो है। बेली को एक एक्साइटेड न्यूज मिलती है, उसका ड्रीम स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम पेरिस में अप्रूव हो गया है। लेकिन जैसे ही वो जेरिमा को बताने वाले होती है, उसे पता चलता है कि जेरिमा एकेडमीज में स्ट्रगल कर रही है और उसको एक सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। बेली हेजिटेट करती है, वो नहीं चाहती कि उसे छोड़ के चली जाए जब वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। अपने आप को होल्ड पे रख के वो जेरिमा की इमोशनल स्टेट को अपने एम्बिशन से ऊपर रखती है। ये दिखाता है कि वो अभी भी उसकी केयर करती है। दूसरी तरफ स्टीम, बेली का भाई, ग्रेजुएट हो गया है और अब फाइनेंस फर्म में काम कर रहा है। उसका टाइलर के साथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर फीलिंग्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एक कॉलेज पार्टी में बेली एक बात सुन लेती है जो की दुनिया हिला देती है। जेरिमा ने स्प्रिंग ब्रेक टाइम पे कैबो में लेसी बॉर्न के साथ हुकअप किया था। ये तब हुआ जब वो दोनों थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक पे थे, लेकिन जेरिमा ने कभी उसे बताया नहीं। बेली को सिर्फ धोखा दिया गया, बल्कि उसे सेकेरी का भी ये छुपी हुई बात उसके रिलेशनशिप की फाउंडेशन को तोड़ देती है। जब बेली उसे कन्फ्रंट करती है, सीन बहुत हेटेड हो जाता है। जेरिमा समझने की कोशिश करता है, लेकिन बेली का हार्ट ब्रेक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बेली उसे कहती है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और रिलेशनशिप खत्म कर देती है। ब्रेकअप का सीन रॉ और इमोशनल है और बैकग्राउंड में टेलर स्विफ्ट का गाना बजता है। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, बल्कि 2 सीजन्स के रोमांटिक बिल्डअप और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का एंड लगता है। बेली टूट चुकी है और जेरिमा को रिग्रेट होता है कि शायद उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। इस एपिसोड का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है आइकॉनिक लव ट्रायंगल का वापस आना। जब जेरिमा और बिली का रिलेशनशिप टूट रहा था, तब कॉर्नर फिशर अपने खुद की इमोशंस का सामना कर रहा है। बाहर से देखो तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो थेरेपी में एक्सेल कर रहा है और एक कॉम्पिटिटिव इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है। लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे एक दर्द है, अपनी माँ की मेमोरियल डेथ। अपनी माँ का ससाना का अपकमिंग मेमोरियल इंटर्नशिप के शेड्यूल मेमोरियल के दिन से क्लैश करता है और कॉर्नर को चूज करना पड़ता है। माँ की याद में सेरेमनी अटेंड करे या अपना फ्यूचर सिक्योर करे। थेरेपी में कॉर्नर अपनी एक नई दोस्त एग्नीस से शेयर करता है कि उसके दिल में अभी भी बेली के लिए फीलिंग्स हैं, चाहे वो जेरिमा के साथ थी अब तक। ये मूवमेंट हिंट देता है कि बेली कॉर्नर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साथ ही एपिसोड में कैबो ट्रिप के फ्लैशबैक्स भी आते हैं जो जेरिमा की गलती और बेली की हार्ट ब्रेक का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। स्टीवन क्वाइटली बेली को एनकरेज करता है कि अपनी पेरिस का सपना परचेज करे। ये उसकी स्लाइंट स्पोर्ट को दिखाता है और बेली और टाइलर के साथ उसके रिश्तों में डेप्थ ऐड करता है। एपिसोड 2 शुरू होता है बेली की इमोशनल फॉल आउट के साथ, जब उसे फाइनली जेरिमा के स्प्रिंग्स ब्रेक हुकअप का सच पता चलता है। फ्लैशबैक्स में हमें कैबो ले जाते हैं। छोटे ब्रेक के दौरान जेरिमा ने लेसी ब्राउन के साथ स्लीप किया था। ये बिट्रेल और बुरा लगता है, क्योंकि जब वो दोनों वापस मिले, जेरिमा ने ये बात कभी नहीं बताई। बेली अपने रिलेशनशिप की यादों को दोबारा याद करती है, समझने की कोशिश करती है कि जो लड़का उससे प्यार करता था वो इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है। दूसरी तरफ जेरिमा गिल्ट और कन्फेशन में है। अपने दोस्त रेड बियर्ड से बात करती है, जो उसे कहता है कि अगर बेली से प्यार करता है तो वो फाइट करे, लेकिन उसके एफर्ट थोड़े डिस्पायरेट लगते हैं, स्पेशली जब कॉर्नर अपने इमोशन को ज्यादा क्वाइट और ग्राउंडेड तरीके से हैंडल कर
कर रहा है। फिंच यूनिवर्सिटी में बेली क्लासेस अटेंड करती है, लेकिन क्लियरली वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। टाइलर उसके साथ है, लेकिन टेंशन बढ़ रही है। फिर एक शार्प ट्विस्ट आता है। स्टीवन ड्राइविंग के दौरान टाइलर से कन्फेस करता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। वो बताता है कि उसका माया के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसने कभी टाइलर के लिए अपनी फीलिंग्स खत्म नहीं की। टाइलर शॉक में है, कार से बाहर निकल जाती है और कुछ सेकंड्स बाद स्टीवन को एक गाड़ी हिट कर देती है। एक्सीडेंट सडन और शॉकिंग होता है और स्टीवन को सीरियस ब्रेन इंजरी हो जाती है। ग्रुप क्राइसिस मूड में चला जाता है। बेली हॉस्पिटल रश करती है, लेकिन अपनी माँ लियोरेल से कांटेक्ट कर पाती है। ऐसी वक्त में जेरिमा अनएक्सपेक्टेड तरीके से सपोर्ट करता है। ब्रेकअप के बाद भी वो बेली की जेन्युइन केयर करता है और स्टीवन की कंडीशन का फियर और इमोशनल वेट में उसका साथ देता है। और फिर इस पूरे पागलपन के बीच जेरिमा एक ऐसा काम करता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। हॉस्पिटल में स्टीवन के बेड साइड के पास वो बेली को प्रपोज करता है। बेली जो दिन के इवेंट से ऑलरेडी इमोशनल और शॉक है, यस कह देती है, लेकिन ये एक परफेक्ट फेरी टेल मोमेंट नहीं होता। उसके यस कहने से पहले एक छोटा सा पाज होता है, हेजिटेशन होती है और जेरिमा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस से ज्यादा डर दिखाई देता है। ये प्रपोजल ज्यादा एक डिस्पायरेट अटेम्प्ट लगता है बेली को अपने पास रखने का, ना कि सच्चा फॉरएवर का प्रॉमिस। इसी बीच एपिसोड में हमें कॉर्नेट की इमोशनल जर्नी की झलक भी दिखती है। इंटर्नशिप में एज बढ़ने की कोशिश करते हुए उसका सुपरवाइजर नोटिस करता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है और वजह ऑब्वियस है, बेली के लिए उसकी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। क्लिनिक में अपने दोस्त एग्निस से वो ओपनली एडमिट कर कि उसका प्यार अभी भी बेली के लिए है। जेरिमा इम्पल्सिव प्रपोजल का कॉन्स्ट्रक्ट में है। कॉर्नेट की फीलिंग स्टडी साइंस और अंदर ही अंदर छुपी हुई है। एपिसोड एक और छोटा बट इम्पोर्टेंट डिटेल भी इंट्रोड्यूस करता है, संसाना के लेटर्स का मेंशन। ये एक की प्लॉट हो सकता है जो शायद बेली और जेरिमा के एंगेजमेंट को फ्यूचर में तोड़ दे, जैसे बुक्स में हुआ था, जहां एपिसोड 1 का म्यूजिक को इंटेंस बनाता है। एपिसोड 2 का म्यूजिक सॉफ्ट टोन्स में यूज करता है जो हीलिंग्स का हिंट देता है, लेकिन क्लियर सोल्यूशन का नहीं। अब एक सरप्राइज एंगेजमेंट, एक सीरियस एक्सीडेंट और कॉर्नेट के इमोशन के साथ स्टेक्स पहले से ज्यादा हाई हो गए हैं और लव ट्रायंगल वो अभी भी खत्म होने से दूर ही है। इसी के साथ ये फर्स्ट 2 एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। एपिसोड 3, इस समर सब कुछ बदलने वाला है। टेंशंस और भी ज्यादा बढ़ रही है। पुराने प्यार वापस सामने आ रहे हैं और एक सरप्राइज एंगेजमेंट पूरे कोइजन ग्रुप को हिला देता है। एपिसोड शुरू होता है बेली और जेरिमा के एक इंटीमेट क्वाइट मोमेंट के साथ। हॉस्पिटल के बाहर जो प्रपोजल हुआ था एपिसोड 2 में, उसकी इमोशंस अभी भी उसके आसपास हैं। जेरिमा के डॉर्म में दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस करते हैं और अपने एंगेजमेंट का ग्लो एनर्जी करते हैं। बेली ने अभी के लिए जेरिमा की लेसी वाली गलती को इग्नोर कर दिया है। उसका मानना है कि स्टीवन का एक्सीडेंट उसे ये क्लियरिटी दे गया है कि लाइफ बहुत छोटी है। पुरानी गलतियों को होल्ड करके नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे भूलना चाहिए। बेली जब अपनी बेस्ट फ्रेंड टाइलर को एंगेजमेंट का न्यूज देती है, टाइलर इतनी खुश नहीं होती। टाइलर उसे याद दिलाती है कि उसने बेली को सिर्फ फॉरगिव करने का कहा था, उससे शादी करने को नहीं। बेली हर्ट फील करती है और अपना डिसीजन डिफेंड करती है। टेंशन आता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद टाइलर सिंसियरली सॉरी बोलती है, अपनी राइड और डाई दोस्ती रिफर्म करती है और मजाक में कहती है कि वो टीम जॉली फिश की फाउंडिंग मेंबर है। दोनों हक करके पैचअप कर लेते हैं। टाइलर अब शॉक से बाहर आ गई है और बेली का सपोर्ट करती है। बेली का जूनियर ईयर खत्म हो गया है। पेरिस का सपना उसके सामने है और वो एक्साइटेड के साथ घर लौट रहा है। उसका डैड उसे पिकअप करता है, लेकिन बेली अपना एंगेजमेंट का न्यूज उस वक्त नहीं बताती। वो चाहती है कि अनाउंसमेंट स्पेशल हो। घर पर टाइलर और स्टीवन के बीच टेंशन अभी भी है। टाइलर को लगता है कि एक्सीडेंट के लिए वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है और उसकी मॉम लुसिडिया भी इस बात को इनडायरेक्टली एड्रेस करती है। दोनों के रिश्ते ठीक करने के लिए टाइलर स्टीवन को चेक करती है, जो रिकवरी और अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहा है। लुसिडिया स्टीवन से अपने स्ट्रगलिंग सालों में हेल्प मांगती है। स्टीवन अकाउंट्स चेक
करके बताता है कि सालों लॉस में चल रहा है। टाइलर पहले फ्रस्ट्रेटेड होती है लेकिन बाद में अपनी मॉम को कन्फ्रंट करके प्रॉमिस करती है कि वो हेल्प करेगी। दूसरी तरफ कॉर्नर इमोशनली शॉक है। उसने अपना समर क्लिनिक जॉब खो दिया है और सबसे बच रहा है, स्पेशली बेली से, लेकिन उसकी दोस्ती एग्नेस से एक्सपोजर थेरेपी करने को कहती है। मतलब अपने पास्ट को सामना करो, भागना बंद करो। कॉर्नर क्वेश्चंस लौट आता है। वहाँ एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड और हैवी होता है लेकिन वो टाइम पर मेमोरियल के लिए पहुंच जाता है। बस जेरेमा की स्पीच मिस कर देता है। जब कॉर्नर आता है बेली उसे देखकर स्टन रह जाती है। उसकी आंखें मिलती हैं और एक सेकंड में सब पुरानी फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। जेरेमा भी ये मूवमेंट नोटिस करता है। कॉर्नर काम रहने की कोशिश करता है, अपने दर्द को छुपाना चाहता है। जेरेमा सनसान्स गवर्नमेंट मेमोरियल में एक इमोशनल ट्रिब्यूट देता है, सबका शुक्रिया करता है और पार्क के बारे में बोलता है जो उसके हॉनर में बनाया गया है। बेली उस पर प्राउड फील करती है जब तक उसकी नजर बैक में खड़े कॉर्नर पर नहीं पड़ती। ये सब दिखाता है कि बेली की खुशी एक पल के लिए फेड हो जाती है। लव ट्रायंगल का इमोशनल वेट उस पर हैवी गिरता है। मेमोरियल के बाद सब लोग एक फैमिली डिनर के लिए लोकल रेस्टोरेंट जाते हैं लेकिन वाइब और भी ज्यादा टेंस हो जाती है। ल्यूरल, बेली की मॉम और एडम, जेरेमा और कॉर्नर के डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करते और पूरे टेबल पर ऑकवर्ड साइलेंस का एक सीन होता है। डिनर के दौरान एडम कॉर्नर की अचीवमेंट्स की तारीफ करता है। ल्यूरल स्टीवन को अप्रिशिएट करती है उसकी रिकवरी के लिए, लेकिन जेरेमा जो अब सीनियर ईयर रिपीट कर रही है उसको कोई मेंशन नहीं करता। ये इग्नोर होना उसके लिए पेनफुल होता है। बेली फाइनली स्नैप करती है। वो कहती है कि जेरेमा को भी बड़े प्लान्स हैं और अनाउंस करती है कि वो दोनों इंगेज्ड हैं। पूरा रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। एडम तुरंत अज्यूम करता है कि बेली प्रेग्नेंट है। ड्यूरल सीधा पूछती है। बेली कहती है, नहीं, ये प्रेगनेंसी या रश होने का मैटर नहीं है। मैं जेरेमा से प्यार करती हूँ, वो अब मेरी फैमिली है। ल्यूरल फिर भी कन्विंस नहीं होती। वो सजेस्ट करती है कि पहले साथ रहो या फिर एक पेट लो, लेकिन शादी के लिए जंप मत करो। स्टीवन शॉक्ड होता है और कॉर्नर की तरफ मुंह करके पूछता है, तुम्हें पता था? कॉर्नर जो क्लियरली डिवास्टेटेड है और जैसे उस पर अटैक करने चाह रहा हो, सिर्फ एक ब्रोकन सा नो बोलता है। ये एक शब्द पूरे एपिसोड का सबसे हैवी मोमेंट होता है। ये हार्ट ब्रेकिंग का साउंड होता है जो आउटसाइड काम लगता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। डिनर के बाद जेरेमा और बिली रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, इमोशनली एक दूसरे से क्लिंग करते हुए। वो अपने आप को रिश्योर करते हैं कि प्यार उन्हें स्ट्रॉन्ग रखेगा, लेकिन ड्यूरर इस बात को छोड़ने का मूड में नहीं है। वो इंसिस्टेड करती है कि बेली उसके साथ घर चले। इफेक्टिवली उसे कॉन्जेंस निकाल देती है। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या नेक्स्ट मैजिकल समर बीच पर होगा या नहीं। कॉर्नर का क्वाइट डिवास्टेटिंग इस एपिसोड का इमोशनल कोर है। वो ग्रिफ, गिल्ट और डिस्टेंस का सामना कर रहा था, लेकिन ये सडन एंगेजमेंट उसके लिए फाइनल बिलो होता है। वो ना लड़ता है ना चिल्लाता है, लेकिन उसका वो सॉफ्ट नो सब कुछ कह देता है। जेरेमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि बेली के लिए परफेक्ट पार्टनर बने, चाहे कॉर्नर की शैडो अभी भी उनके बीच हो। वो बेली को बार बार रिश्योर करता है कि ये दोनों सही कर रहे हैं, लेकिन अपने फादर की डिसमिसिव एटीट्यूड से वो हर्ट होता है। ये क्लियर है कि फिशर ब्रदर्स दोनों अपने अपने तरीके से क्वाइटली सफर कर रहे हैं। स्टीवन अपने काम पर हीलिंग पर फोकस करता है। टाइलर अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करती है और सॉलन की फाइनेंसेस में हेल्प करती है। ये दोनों क्वाइटली ग्रो कर रहे हैं। स्टीवन का मैच्योरली लेवल अब क्लियरली दिख रहा है। अपने पर्सनल इश्यूज के बावजूद वो टाइलर की फैमिली को सपोर्ट करता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। बेली और जेरेमा एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उनके आसपास जो इमोशनल पागलपन चल रहा है वो उनकी डिसेबिलिटी को हिला रहा है। ये एपिसोड एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब लव ट्रायंगल चुपचाप नहीं रहा, पूरी तरह से खुल चुका है। बेली जब पेरिस पढ़ने की तैयारी कर रही है, उसके साथ साथ उसे पहली बार अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ रहे हैं। आगे कहानी बढ़ेगी तो स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्या बेली अपनी जल्दी शादी के फैसले पर पछताएगा? क्या जेरेमा कॉर्नर के शैडो से निकलकर अपने फादर का
रिस्पेक्ट कमा पाएगी? क्या कॉर्नेड अपने इमोशन का सामना करेगा या फिर पछताएगा? और क्या कॉजिन्स बीच उसके लिए वैसा ही घर रहेगा या सब कुछ बदल जाएगा? ये समर सब कुछ बदलने वाला है। बेली एक तरफ पेरिस के लिए रेडी हो रही है, एंगेजमेंट कर रही है, अपनी जिंदगी बड़े डिसीजंस ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल का एक हिस्सा अभी भी चाहता है कि वो वैसा ही करे जैसे बचपन में था। जेरिमा का ट्रैक दिखता है कि इग्नोर होने के बावजूद वो कैसा फील करती है जब कॉर्नर की तारीफ होती है और स्टीवन को सेलिब्रेट किया जाता है। जेरिमा चुपचाप अपने अंदर की फीलिंग से लड़ता है। उसकी एंगेजमेंट सिर्फ प्यार का डिसीजन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट भी लिखती है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। लूरल और एडमंड का रिएक्शन दिखता है कि पेरेंट्स कैसे अपने फियर्स को अपने बच्चों के फ्यूचर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। लव, रिजेक्ट और बेली, जेरा और कॉर्नेड के ट्रायंगल और ज्यादा पेनफुल मूड में लगते हैं। कॉर्नेड का नो कहना उस सब बातों को बोझ लेकर आता है जो कभी बोली ही नहीं गई। लॉयल्टी और फ्रेंडशिप टाइलर को आर्क को और बताता है कि एक सच्चा दोस्त कैसे सपोर्ट करता है चाहे वो डिसीजंस समझ ना आए। पहले उसका गुस्सा, फिर बेली के लिए लॉयल्टी। ये रिमाइंड करता है कि दोस्ती और प्यार ट्रस्ट मांगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ये एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत होती है बेली के बर्थडे से। नॉर्मली ये हैप्पी मोमेंट होता है, लेकिन यहाँ एक उदासी का माहौल है। उसकी सडन एंगेजमेंट जेरिमा से हुई है और उसके क्लोज लोग अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लॉरेल जो बेली की माँ है, बर्थडे के लिए अपनी ट्रेडिशन वाली पैनकेक ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर टेंशन से भरा हुआ है। बेली अपनी माँ से कहती है कि वो उसके साथ वेडिंग ड्रेस शॉपिंग चले, लेकिन लॉरेल सीधा मना कर देती है। ना वो गुस्सा होती है ना रोती है, बस आराम से कहती है कि वो उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है कि सांसा की डेथ के बाद उसे लगता है कि बेली बहुत जल्द ही अडल्टहुड में जा रही है। लॉरेल बस अपनी बेटी का फ्यूचर में रिग्रेट से बचाना चाहती है। बेली ऑब्वियसली हर्ट होती है, लेकिन फिर भी ड्रेस शॉपिंग चली जाती है। टाइलर और उसकी माँ के साथ वहाँ एक सिंपल और प्रीटी ड्रेस मिल जाती है जो बजट में भी होती है, लेकिन माँ के बिना वो मूवमेंट अधूरा लगता है। घर में जेरिमा अपनी तरफ से फुल एफर्ट करती है। वो बेली के लिए ओरियो केक बनाता है और एक सिंबॉलिक गिफ्ट देता है, कॉइजन्स बीच हाउस की, मतलब मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। वो लॉरेल को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है, याद दिलाता है कि वो बेली को बचपन से जानता है और उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन लॉरेल अपने स्टैंड पर रहती है। उसके लिए ये बात प्यार की नहीं है, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी की। बेली और माँ के बीच आर्गुमेंट होता है। बेली कहती है कि वो अपनी माँ की गलतियों से बचने के लिए अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। गुस्से में वो घर से निकल जाती है, डिसाइड करती है कि चाहे अकेली ही सही वो अपने प्लान को आगे बढ़ाएगी। और फिर होता है एक बड़ा मोमेंट, कॉर्नेड वापस आ जाता है। चुपचाप एंट्री होती है उसकी। वो बेली को बताता है कि स्टीवन के एक्सीडेंट के बाद से वो मेस में है और जॉब भी छोड़ दी है और अब शायद लैब इंटर्नशिप करे या फिर स्टैनफोर्ड वापस जाए। बेली और कॉर्नेड के बीच ऑकवर्डनेस है, लेकिन कहीं न कहीं पुरानी फीलिंग्स अभी भी जिंदा हैं। कुछ शॉर्ट कन्वर्सेशंस, थोड़ी साइलेंट ग्लासेस, सब डबल मीनिंग से भरे हुए। जेरिमा फिर कॉर्नेड से कहता है कि वो उसके साथ उसका बेस्ट मैन बने, लेकिन कॉर्नेड सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि ये एंगेजमेंट रिडिकुलस है और सब लोग बहुत जल्द डिसीजन ले रहे हैं। बेली और जेरिमा दोनों परेशान हैं, लेकिन लगता है कॉर्नेड वही कह रहा है जो सब कुछ सच रहे। लेकिन एपिसोड के एंड तक कॉर्नेड का एक अलग साइड दिख जाता है। बेली को कमरे में अकेला रोता सुनता है। वो डिसाइड करता है कि उसे ये जगह छोड़ने के बजाय उसके लिए उसका फेवरेट बर्थडे ट्रीट बनेगा। वो किचन में उस मफिन्स देता है। तभी बेली जेरिमा को फ्यूचर के बारे में भेजा हुआ मैसेज पढ़ रही होती है। टाइम
टाइमिंग परफेक्ट और दर्द भरी होती है। जब बेली उसे हक करके थैंक्स बोलती है, कॉर्नेट के चेहरे का इंप्रेशन पीस से बदल के छुपी हुई तकलीफ में बदल जाता है, जैसे सोच रहा हो मैंने क्या कर दिया। पता नहीं वो बेली को छोड़ने का रिग्रेट कर रहा है या फिर उसे रोकने का, लेकिन इतना क्लियर है वो अभी भी उसे बहुत केयर करता है। लूरेल जो बेली से फाइट के बाद अपसेट है, जॉन को अपनी बात बताती है। वो कहती है कि उसने यंग एज से शादी की और मदरहुड और राइटिंग में अपने आप को खो दिया। उसका डर बस नेगेटिव सोच है बल्कि अपना एक्सपीरियंस है। वो नहीं चाहती कि बेली अपना फ्यूचर या आइडेंटिटी सेक्रीफाइस करे, चाहे प्यार कितना ही अच्छा क्यों न लगता हो। इस बीच टाइलर का अभी एक बड़ा मूवमेंट आता है। वो स्टीवन को बताती है कि उसने अपना समर इंटर्नशिप कैंसिल करके अपने सेविंग से अपनी मॉम का डेबिट चुका दिया है। स्टीवन हर्ट होता है कि टाइलर ने उसे हेल्प नहीं लेने दी, लेकिन एंड में उसकी स्ट्रेंथ को एडमियर करता है। ये एपिसोड असल में एडल्टहुड की मेसनेस के बारे में है, जहां प्यार हमेशा काफी नहीं होता, फैमिली हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और हैप्पीनेस कभी कभी हार्ट ब्रेक की कीमत पे मिलती है। बेली अब वो लड़की नहीं जो बीच पे लड़कों के बीच भागती थी। अब वो बड़े डिसीजन ले रही है, कुछ खूबसूरत और कुछ पागलपन। चाहे वो लूरेल के कंट्रोल छोड़ना हो या कॉर्नेट का बेली को छोड़ना, हर कैरेक्टर किसी अपने को छोड़ रहा है, ये उम्मीद कि वो शायद और मजबूत वापस आए। एपिसोड 4 का थीम सिंपल है, अपने लोग चुनना, चाहे कन्फ्लिक्ट्स हो। जेरेमा बेली को चूज करता है, बेली अपने आप को चूज करती है। कॉर्नेट शांति चूज करता है, चाहे दिल दुखता हो। वेडिंग पास आ रही है, इमोशंस का प्रेशर बढ़ रहा है। अब सवाल ये है, क्या बेली अपनी एंगेजमेंट पर डाउट करेगी? क्या कॉर्नेट सच में आगे बढ़ पाएगा? क्या लूरेल ब्लेसिंग देगी या और ज्यादा अपोज करेगी? ये एपिसोड लाउड फाइट्स या बड़े लव कन्फेशंस का नहीं है, ये बातों के बीच का साइलेंस है। वो पल जब बेली हक करती है तो कॉर्नेट का सांस एक सेकंड के लिए रुकता है। जेरेमा की हंसी एक जबरदस्ती का टोन, लॉरेल के हाथ बेली की वेडिंग ड्रेस वाली फोटो पर ठहरा हुआ। एपिसोड एक स्लो और पेनफुल जर्नी है, प्यार, रिग्रेट और फ्यूचर चूज करना, जब पास्ट हर जगह चाहिए हो। हर डिसीजन के साथ बेली सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं दूसरों का भी बदल रहा है। लव, लॉयल्टी और हार्ट ब्रेक एक साथ टकरा रहे हैं। कॉर्नेट का चुप सेक्रीफाइस, जेरेमा के प्योर डिवोट, लॉयल को प्रोटेक्ट नेचर, ये सब थॉट्स टाइट हो जाते हैं। जल्दी ही कुछ टूटेगा। अब वेडिंग सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं, एक टेस्ट बन चुका है, प्यार, टाइमिंग और फैमिली के लिए। क्योंकि ग्रोइंग अप सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि सब एक साथ ग्रो नहीं कर सकते, कुछ पीछे रह जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5, इस एपिसोड की शुरुआत होती है कॉर्नेट के ट्राई करने से वो शादी के प्रिपरेशन से दूर रहे, लेकिन हर जगह कंसर्न्स बीच से बेली और संसाना की याद दिलाता है। जो प्रॉमिस उसने किए थे, जो दिल टूटे थे, सब सामने आ जाता है। चाहे वो कितना भी बचे, किस्मत उसे वापस खींच लाती है। एक दिन जेरेमा बेली को छोड़ देता है जब उसे लिफ्ट चाहिए होती है, तो कॉर्नेट हेल्प करता है। कार राइड में दोनों चुप रहते हैं, लेकिन वो खामोशी ही सब कुछ कह देती है। एक प्यार भरा मोमेंट आता है मिशेल बेकरी में। बेली अपने वेडिंग केक का फाइनल डिसाइड कर रही होती है, लेकिन जेरेमा ने ऑलरेडी कुछ फ्लैशी और महंगा चूज किया होता है जो बेली की पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता। कॉर्नेट क्वाइटली एक सिंपल ऑप्शन सजेस्ट करता है जो बेली को सच में पसंद हो। फिर एक छोटा सा सीन, बेली के मुंह पे जूस लग जाता है और कॉर्नेट बिना सोचे जेंटली वाइप कर देता है। पल भर के टाइम के लिए रुक जाता है। दोनों को याद आ जाता है जब वो एक दूसरे के साथ थे। दूसरी तरफ जेरेमा अपने फादर एडम को इम्प्रेस करने में लग जाती है। एडम वेडिंग का पैसा देने का ऑफर करता है, लेकिन कंडीशन लगाता है कि शादी कंट्री क्लब में होगी, बीच हाउस में नहीं। बीच हाउस बेली के लिए सिर्फ एक वेन्यू नहीं, उसके लिए एक मेमोरी है। लेकिन जेरेमा बिना सोचे इंस्टेंटली एग्री कर लेता है, बेली की डिसअपॉइंटमेंट इग्नोर करके। ये सीन एक बड़ा पॉइंट बन जाता है जब कॉर्नेट क्वाइटली बेली की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता है, जबकि जेरेमा अपने फादर का अप्रूवल चूज करता है। गलत इरादे से नहीं, लेकिन फर्क क्लियर होता है। पूरे एपिसोड में कॉर्नेट अपने पास्ट से हॉन्ट हो रहा होता है। एपिसोड
एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। जब कॉर्नर ने बेली को छोड़ दिया था उस वक्त उसे लगा था ये सही है, लेकिन जेरिमा के लिए ये जरूरी था, सबके लिए। लेकिन अब जब वो बेली को अपने भाई से शादी की तैयारी करता दिखता है, वो फैसला एक पुरानी चोट की तरह लगता है जो कभी ठीक नहीं हुई। फिर एक और फ्लैशबैक, संसाना से की गई उसकी कसम कि हमेशा जेरिमा का ख्याल रखेगा। ये वादा आज भी उसकी जुबान पर बंद कर देता है। जब भी दिल चाहता है कि बेली से अपनी जज्बात कह दे, उसके दिमाग में उसकी आवाज गूंजती है। प्यार और वफादारी के बीच ये जंग वो कब से चुपचाप हार रहा है। पूरे एपिसोड में कॉर्नेट की आवाज ओवर चलती है, बिल्कुल सच्चाई, बिना फिल्टर की हुई। वो मानता है कि अभी भी बेली से प्यार करता है, सोचता है कि अगर उसने ज्यादा लड़ाई की होती तो शायद कहानी अलग होती, शायद वो उसके साथ होता। उसे लगता है कि वो अपनी माँ की कहानी का आउटसाइडर बन गया है। उसका दर्द हर सीन में छुपा हुआ होता है, चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो। एक सीन में वो बेली और जेरिमा को दूर से डांस करते हुए देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ जलन नहीं बल्कि टूट चुका दिल और पछतावा भी है। उसने कभी बेली से प्यार करना छोड़ा ही नहीं, लेकिन अब लगता है कि वो उसे हमेशा के लिए खो रहा है। धीरे धीरे जब बेली को पिक करने के लिए नहीं आता तो बेली गुस्से में अपनी साइकिल धक्का मारते हुए चिल्लाती है। तब कॉर्नर आ जाता है। इस बार कोई बड़ी बात नहीं करता, बस छोटी सी मदद कर देता है। दोनों ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनके बीच एक पुराना हल्का और कंफर्ट होता है। कॉर्नर वही है जो नोटिस करता है जब बेली थक जाती है, जब वो अकेली महसूस करती है, जब वो कोई नहीं होता तब वो होता है उसके साथ। एक इमोशनल कहानी के बीच एक हल्का फुल्का सब प्लॉट भी है। स्टीवन और टाइलर के कजिन डेनिस का जेरिमा मजाक में स्टीवन की दिलचस्पी पर मूवमेंट करता है, लेकिन स्टीवन इग्नोर कर देता है। फिर भी उनके बीच एक टेंशन का कुछ तो होने का सिग्नल है, शायद एक और कजिन के बीच का लव स्टोरी। जैसे एपिसोड का नाम कहता है, सब कुछ आखिरी सीन की तरफ बढ़ता है। बेली और जेरिमा स्लो डांस करते हैं, हल्की रोशनी में। कॉर्नर एक कोने से देखता है, पहले चेहरा ब्लैंक लगता है और फिर धीरे धीरे इमोशन आ जाता है। दर्द, प्यार, पछतावा, खो देने का एहसास। वो चुपचाप पलट कर चला जाता है, बीच हाउस की अंधेरों में गायब हो जाता है और बस एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड ड्रामेटिक फाइट से ज्यादा छोटी छोटी बातों, लंबी नजरों और छुपी हुई फीलिंग्स पर फोकस करता है। इसमें हमें कॉर्नर का वो साइड देखने को मिलता है जो हमेशा से हिडन था, जो हर्ट होता है, जो याद रखता है, जो इतना डीपली लव करता है कि मूव ऑन नहीं कर पाता। ये कहानी फिर से लव ट्रायंगल पर आती है, लेकिन इस बार ज्यादा क्लैरिटी के साथ। जेरिमा फियांसे है, लेकिन कॉर्नर अभी भी वो लड़का है जो बेली की फेवरेट पार्टीज जानता है, उसका बाइक फिक्स करता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि बेली किसको चूज करेगी, बल्कि ये भी है कि क्या कॉर्नर फाइनली अपने फीलिंग्स को बोल पाएगा, क्या वो इजहार कर पाएगा। हमें ये याद दिलाता है कि प्यार सिचुएशन बदलने से खत्म नहीं होता। कॉर्नर के लिए बेली को लव करना कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए, ये उसकी डेली लाइफ का हिस्सा है। उन गानों में जो वो सुनता है, उन कैफे शॉप्स में जहां वो नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसकी यादें हैं, और उस मोमेंट में जब वो बेली की सैडनेस नोटिस करता है, चाहे वो स्माइल ही क्यों ना हो। एपिसोड एक सवाल उठाता है, सेल्फलेस लव का मतलब क्या है? किसी को खुशी देने के लिए साइड हो जाना या सच बोलना, चाहे उसे सब कुछ रिस्क हो। कॉर्नर परफेक्ट नहीं है, उसने गलती की, बेली को हर्ट किया, उससे दूर हो गया, लेकिन अब वो बदला है। उसने अपने आप को चेंज किया है। वो ग्रैंड गेस्चर से जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ चुपचाप उसके साथ है, उसको पहले रख रहा है, चाहे उसे उसका दिल टूट रहा हो। और अगर उसने हिम्मत करके ये बोल भी दिया तो शायद सब कुछ बदल जाए। एपिसोड 6 के लिए एक बात क्लियर है, ये स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई और कॉर्नर की खामोशी अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। इसी
के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 एपिसोड की स्टोरी शुरू होती है जब बेली और जेरमा सुबह एडम के घर में उठते हैं। बेली पिछले 2 हफ्ते से यहाँ रह रही होती है। एडम को उसका इतना लंबा टाइम तक रखना पसंद नहीं आता। वो मजाक में कहता है कि उसने शावर ड्रिंक ब्लॉक कर दिया है और कॉफी मशीन्स भी खराब कर दी। एडम सजेस्ट करता है कि बेली के कजन्स बीच वापस चले जाएं। जेरिमा को ये सुन के रिलीफ मिलता है। बेली और जेरिमा डिसाइड करते हैं कि वो फिंच के पास अपार्टमेंट ढूंढेंगे जहां शादी के बाद रहना प्लान है। एडम जेरिमा को काम से छुट्टी दे देता है ताकि वो बेली के साथ अपार्टमेंट हंट पर जा सके। पहला अपार्टमेंट काफी अच्छा होता है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन भरते हैं जेरिमा टेंशन में पूछता है कि क्या उसका क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा। बेली को ये डेबिट के बारे में पता नहीं था। ये डेबिट जेरिमा ने ब्रेन्स टिकट लेते वक्त किया था। लैंडलॉर्ड को इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और स्टूडेंट होने का स्टेटस पसंद नहीं आता। बाकी के अपार्टमेंट्स और भी खराब होते हैं। एक में कोई अजीब जानवर घूम रहा होता है और दूसरे में बिल्कुल तेज कैट यूरिन की स्मेल होती है। बेली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, पर जेरिमा जल्दी में होता है क्योंकि उसको अपने फादर की मीटिंग अटेंड करनी होती है। दोनों में थोड़ा टेंशन हो जाता है। इधर कॉर्नर बीच हाउस में अकेला होता है। जब बेली अपार्टमेंट हंटिंग से वापस आती है दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होता है। कॉर्नर लिफ्ट और चिकन ऑफर करता है पर बेली मना करके चली जाती है। ये क्लियर होता है कि इनके बीच अभी भी कुछ अनसॉल्व्ड फीलिंग्स हैं। अगले दिन बेली अपनी वेडिंग वेन्यू के लिए कंट्री क्लब जाती है। वेन्यू देखते वक्त बेली ओवरवेलम हो जाता है क्योंकि शादी अब बहुत ज्यादा एलिब्रेट लग रही होती है। पैनिक में बेली जेरिमा को कॉल करती है और कहती है कि उसको शादी को लेकर डाउट्स आ रहे हैं। उसको लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब ये इवेंट उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वेडिंग वेन्यू का टूर चल ही रहा होता है जब बेली को लगता है कि शादी बहुत ज्यादा एलिब्रेट हो गई है। पहले सिंपल केज सोचा था, अब 4 बारटेंडर्स हैं। पहले कैजुअल लैब्स्टर रोल्स का प्लान था, अब फॉर्मल लैब्स्टर इंटर आ गया है। 100 से ज्यादा गेस्ट हैं जिनके नाम तक नहीं जानती। ये सब देख के बेली पैनिक हो जाती है और तुरंत जेरिमा को कॉल करके बुलाती है कि शादी को लेकर डाउट्स हो रहे हैं। उसका कहना है कि सब कुछ उनके बिना डिसाइड हो रहा है और इवेंट्स उनकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। जेरिमा उसे समझाता है कि चाहे शादी कितनी भी बड़ी हो गई हो, असल चीज ये है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात थोड़ी देर के लिए बेली को शांत कर देती है, लेकिन अंदर से वो अभी भी अनश्योर है। बोस्टन में स्टीवन अपने कोलीग्स डिजाइन और टाइलर के साथ काम कर रहा होता है। स्टीवन और टाइलर एक्सेस हैं, लेकिन फ्रेंड्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेनीज के साथ उसका थोड़ा रोमांटिक टेंशन भी है। बातें करते हुए पता चलता है कि स्टीवन जेरिमा का बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है, लेकिन उनमें ये बात अपनी माँ ल्यूरल से छुपाई है क्योंकि वो शादी के खिलाफ है। पहले एक हार्ट वार्मिंग सीन आता है जब कॉर्नर ल्यूरल से डिनर में मिलता है। कॉर्नर उसे कन्विंस करता है कि वो बेली की शादी में आए। ल्यूरल पहले मना करती है, लेकिन कॉर्नर समझाता है कि बेली अपनी माँ के बिना स्ट्रगल कर रही है, खाना नहीं खा रही, वेडिंग प्लानिंग अकेली कर रही है। वो कहती है कि अगर ल्यूरल ने सपोर्ट नहीं किया तो बाद में रिग्रेट होगा। ल्यूरल फिर कॉर्नर से पूछती है, तुम कब खुश होगी? कॉर्नर जवाब देता है कि शादी के बाद जब वो स्टैनफोर्ड वापस चला जाएगा तब। शादी के लिए सूट शॉपिंग होती हैं जिसमें जेरिमा, कॉर्नर और उनके फादर एडम जाते हैं। एडम बता देता है कि वो क्या को डेट कर रहा है, जो बेली और जेरिमा की वेडिंग कोऑर्डिनेटर है। कॉर्नर की न्यूज से अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि एडम का काया के साथ अफेयर तब से था जब वो अभी सांसा की माँ के साथ मैरिड था। बाद में स्टीवन के आने पर कॉर्नर ये बात उससे शेयर करता है जो फैमिली डायनामिक्स को और कॉम्प्लिकेट
कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। एपिसोड का इमोशनल हाई पॉइंट बेली का ब्राइडल शावर है जो टाइलर के घर होता है। शुरू में गेम्स और गिफ्ट होते हैं जिनमें जेरिमा ट्रेवा गेम बेली सब सही जवाब देता है, बस एक सवाल गलत होता है। जेरिमा का पहला पेट। बेली कहती है जेरिमा ने डॉग रोजेज बीच पर फाउंड किया था, लेकिन स्टीवन इंसिस्ट करता है कि रोज एक्चुअली कॉर्नर ने फाइंड की थी। शावर के बीच ल्यूरल का सरप्राइज एंट्री होता है। बेली अपनी माँ को देखकर रो पड़ती है। दोनों एक इमोशनल हग शेयर करते हैं। ये क्लियर होता है कि कॉर्नर की बात काम कर गई। गिफ्ट खोलते हुए बेली को एक मोनोग्राम्ड सेनेचुरी सेट मिलता है जिसमें इजराबेल फिशर लिखा होता है, जो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। जब पूछा जाता है कि वो शादी के बाद अपना सेरेमनी बदलेगी या नहीं, बेली कहती है कि उसने सोचा था वो अपना नाम रखेगी जैसे ल्यूरल ने किया था। शावर के बाद ल्यूरल उसे हनीमून के लिए एयरलाइन गिफ्ट्स कार्ड देती है। वो कहती है कि चाहे बेली पेरिस स्टडी अफोर्ड नहीं जा रही, लेकिन वो चाहती है कि उसकी बेटी दुनिया देखे। बेली टूर के दौरान काफी ओवरवेल्मेड हो जाती है जब उसे लगता है कि वेडिंग बहुत ज्यादा एलिब्रेट हो गई है। कॉनराड डिफ्लेक्ट करता है कि वेडिंग खत्म होते ही वो स्टैनफोर्ड वापस चला जाएगा। क्लाइमैक्स तब आता है जब बेली बीच हाउस लौट के देखती है कि कॉनराड सफरिंग एक्सीडेंट में फिन से कट गया है। बेली इंसिस्ट करती है कि वो उसका वाउंड क्लीन करे। वाउंड ड्रेसिंग के दौरान दोनों के बीच काफी टेंशन होता है और लगता है कि वो किस करेंगे, लेकिन कॉनराड मुंह तोड़ देता है और बस हेल्प मांगता है कि वो उठ सके। बाद में जेरिमा बेली को कॉल करके रोज की कहानी करेक्ट करती है। वो एक्चुअली कॉर्नर ही डॉग पाया था। बेली अपने माइंड में डिस्टर्ब होती है। मैं जेरिमा को बचपन से जानती हूँ, मैं उसके बारे में हर छोटी बात याद रखती हूँ, पर मैं ये कैसे भूल गई। उसे डर लगता है कि शायद उसके दिल में अभी भी कॉर्नर के लिए फीलिंग्स हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। ये एपिसोड 7 सीजन का एक फन एपिसोड है जिसमें पार्टी और डांस सीन्स दिखाए गए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जोनो और बेली और कॉर्नर के बीच ऑकवर्ड मूवमेंट चल रहा होता है। शादी कुछ दिन बाकी है। दोस्त का आना शुरू हो जाता है और सब लोग हाउस पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। बेली कहती है कि वो बाथ टब वाली बात भूल चुकी है, लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर को दर्द में सुनती है तो वो फौरन उसके पास भाग कर चली आती है। कॉर्नर एक लाइट ठीक करते वक्त लगवा लेता है और बिली उसकी थाई पर कट देखती है। कॉर्नर कहता है कि वो वोंड जल्दी हील हो रहा है, इसलिए टेंशन की बात नहीं। दूसरी तरफ स्टीवन और डेंसी अपने बिजनेस प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं। उनके बीच हल्का सा ऑफिस फ्लर्टिंग भी चल रहा होता है जो काफी क्यूट लगता है। थोड़ी देर बाद जेरिमा आता है और बेली उसको देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जेरिमा कुछ अजीब चीजें ले आती है। वीकेंड के लिए एडम घर पर नहीं होता क्योंकि जेरिमा साथ लाया होता है जो शादी प्लान कर रही है। ल्यूरल ऑलरेडी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी में पोलाइट रहना पड़ता है। क्लाइड उसे नंबर भी मांग लेती है जो ल्यूरल के लिए ऑकवर्ड होता है, पर बेली की माँ होने के नाते वो मैनेज करती है। जूली और स्कै वेडिंग में नहीं आएंगे, मतलब वो सीजन में शो नहीं होंगे। जब सब लोग आते हैं तो जेरिमा अनका का इंट्रो कॉनराड से करवाता है क्योंकि वो चाहता है कि कॉनराड बेली को छोड़ दे। अनिका इंटरेस्ट लगती है और थोड़ी अजीब कन्वर्सेशन भी होती है। इसी बीच जेरिमा और टै किस करते हैं जो सिचुएशन और ऑकवर्ड बना देते हैं। दूसरी तरफ टाइलर स्टीवन की विंगमैन बनती है और डेनिस के साथ उसका वाइब नोटिस करती है। स्टीवन को टाइलर पर ट्रस्ट है, इसलिए वो उसे इजी फील करता है। कॉर्नर और जेरिमा आपस में बात करते हैं जहां जेरिमा बताता है कि उनके डैड ने उसे फुल टाइम जॉब ऑफर किया है। कॉर्नर अपसेट हो जाता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम डैड के फुटस्टेप फॉलो करो। ये लाइन थोड़ा अजीब लगती है। बाद में जब हरकोइन वैसे टूट जाता है, कॉर्नर क्लीन करने का ऑफर देता है, लेकिन बेली कहती है कि वो और जेरिमा साफ करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेली बाथरूम के एयर ड्रॉन्स भी कभी क्लीन नहीं करता। जेरिमा को इस बात की परवाह नहीं होती और वो हेल्प भी नहीं करता।
रात को जब सब बाहर होते हैं और बेली अपनी बेलकोरेट के लिए रेडी हो रही होती है, तब जेरिमा चुप कर उसके साथ थोड़ा फ्रीकी टाइम गुजार लेता है। शायद ये उसका लास्ट इंटीमेट मोमेंट दिखाया गया है, इसलिए सीन को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। फिर शुरू होता है ड्रिंकिंग पार्टी और हैपिंग का सिलसिला। पार्टी के दौरान इनका शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि बेली का बॉडी काउंट बस फिशर ब्रदर तक ही लिमिटेड है। प्लेलिस्ट भी काफी मजेदार है और दूसरों के लिए फ्री शॉट्स काफी ज्यादा मिलते हैं। गर्ल्स पार्टी और ड्रिंक कर रही होती हैं, तब कॉर्नर और जेरिमा स्टीवन को पुश करते हैं कि वो डेनिस के बारे में बात करे। स्टीवन ओपनली एक्सेप्ट करता है कि उसे डेनिस पसंद है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ ल्यूरल और जॉन का फिर से साथ आने का हिंट मिलता है, जो ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि ल्यूरल ऐसा क्यों कर रहा है। बेली को कैसे पता चलता है कि ल्यूरल को बैचलरेट में आने के लिए उसने कन्विंस नहीं किया। तभी बेली समझ जाती है कि ये सब कॉर्नर का आइडिया था। उसी वक्त एली ऑलरेडी ड्रंक होती है जब कॉर्नर एंट्री लेता है। पूरी गैंग भी आ जाती है। बेली की सच में एक नरेशन आता है। पहले वो हमेशा सोचती थी कि जब वो कॉर्नर के बारे में इमेजिन करती थी तब वो सच में आ जाता था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो बचपन में कॉर्नर से मिलने डेयरी से गई थी और कॉर्नर ने उसे अकेला घूमने दिया। बेली यूनिकॉर्न के बारे में बात करती है और कॉर्नर ने उसके लिए एक यूनिकॉर्न खरीद दिया। शायद इसी वजह से वो उसे हमेशा प्यार करती रही। प्रेजेंट में बेली कॉर्नर को साइड पर ले जाता है और पूछता है कि क्या उसने ल्यूरल से बात की थी। कॉर्नर कहता है ये तुम्हारी वेडिंग है, तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर बाद स्टीवन और डेनिस आ जाते हैं। टाइलर डेनिस को गर्ल के साथ रहने के लिए कहती है और बॉयज को साइड पर भेज देती है। टाइलर डेनिस को साइड लैंड ले जाकर डायरेक्टली पूछती है कि क्या उसने स्टीवन पसंद है। डेनिस पहले डिनाई करती है लेकिन क्लियर होता है कि हाँ है, उसे स्टीवन पसंद है। टाइलर उसे इनकरेज करती है और कहती है कि स्टीवन के लिए एक ऐसी लड़की बेस्ट होगी जैसे डेनिस है। ये दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक दूसरे को और फौरन स्टीवन को कॉल करती है। रात के एंड पर वो स्टीवन को अपने रूम बुलाती है लेकिन वहाँ लुसिडिया ऑलरेडी ड्रंक होती है। स्टीवन उनकी मदद करने लगता है। उसी वक्त लुसिडिया अपसेट हो जाती है क्योंकि टाइलर ने उसे उनको नीडी और क्लिंगी बोला था। टेली ने कुछ गलत नहीं कहा था लेकिन उस वक्त लुसिडिया ड्रंक और हर्ट थी, इसलिए उसने पर्सनली ले लिया। ये लग रहा है कि लुसिडिया अब शायद सिचुएशन को और मेस अप करेगी और शायद स्टीवन फिर से टाइलर की तरफ लौट आएगा। बार के अंदर जेरिमा कॉर्नर को कहता है कि वो और बेली अब फैमिली बनने वाले हैं, इसलिए कॉर्नर को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो क्लियरली जेरिमा का अपना टेरिटरी मार्क करने लगता है। उसके साथ बेली का और अराउंड थोड़ा क्रिंज। कॉर्नर बस कह देता है कि वो दोनों के लिए खुश है और समझता है, लेकिन सब उल्टा हो जाता है जब रेड बर्ड जेरिमा के चीटिंग का राज दूसरे बॉयज को बताती है और कॉर्नर सब सुन लेता है। वो फौरन जोर के कन्फ्रंट करता है पर उसे वहाँ उल्टी आ जाती है और बाथरूम चला जाता है। दूसरी तरफ जेमी लेने की वजह से अपनी माइंड ट्रिप में होती है। उसके दिमाग में सिर्फ कॉर्नर और उसके पुराने मोमेंट्स फ्लैशबैक हो रहे होते हैं। टाइलर उसे बाथरूम में संभालती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड वाली रोल प्ले परफेक्टली निभाती है, लेकिन बेली क्लियरली रियलाइज करती है कि वो अभी भी कॉर्नर से प्यार करती है। जब सब घर लौट आते हैं, जेरिमा इतना ड्रंक होता है कि वो बेली के बीच पर नहीं मिल पाता जैसे उन्होंने प्लान बनाया था। बेली अकेली बीच पर होती है लेकिन पर कॉर्नर वहां आ जाता है। कॉर्नर बेली के साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि जेरिमा ने चीट किया था। बेली कन्फेस करती है कि उसे पहले से पता था, जो कॉर्नर को और गुस्सा दिलाता है। बेली जेरी को डिफेंड करती है लेकिन कॉर्नर उसे याद दिलाता है कि उसने कभी और लड़की की तरफ देखा ही नहीं जब वो बेली के साथ था। फिर भी बेली कहती है कि प्रॉब्लम चीटिंग नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि कॉर्नर ने हमेशा उसके दिल को हर्ट किया। वो कॉर्नर से कहती है कि तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं जेरिमा के साथ हूँ, तुम मुझसे वाकई ही प्यार नहीं करते। लेकिन कॉर्नर फाइनली कन्फेस करता है कि उसने हमेशा उसे प्यार किया और कभी उसे छोड़ा नहीं।
लेकिन वो कहता है कि मोटल रूम वाली उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कॉनराड ओपनली बोलता है जब वो भी बेली को जेरी के साथ देखता है तो उसे अपने भाई से नफरत होती है। पहली बार वो सेल्फिश बन के बेली से कहता है जेरी के साथ मत रहो, मेरे साथ रहो। बेली उसको जवाब देती है जेरीमा हमेशा उसके लिए था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने उसको हमेशा सपोर्ट किया जो कॉनराड ने कभी नहीं किया। रात के एंड में बेली अपने रूम में चली जाती है, जेरी के साथ सोना अवॉइड करती है। टायलर समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन बेली सिर्फ सोना चाहती थी। वो अपनी आदत के मुताबिक वॉल नॉक करती है देखने के लिए कि जेरी रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, लेकिन इस बार जेरी नॉक बैक नहीं करता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 8 ये एपिसोड सीरीज का सबसे इमोशनल चैप्टर में से एक है। यहाँ बिली, जेरिमा और कॉर्नर के बीच सब कुछ टूटता और बिखर जाता है। सीक्रेट कन्फेशन और ऐसी चॉइसेस जो इन कैरेक्टर की लाइफ बदल देती हैं। ये सिर्फ प्यार की स्टोरी नहीं बल्कि ट्रस्ट, धोखा और सच बोलने की हिम्मत की स्टोरी है। सबसे बड़ा ड्रामा तब होता है जब कॉर्नर फाइनली चुप रहना छोड़ देता है। वो बिली को कन्फ्रंट करता है और बता देता है वो राज जो जेरिमा छुपा रहा था कि जेरी लॉयल नहीं है। ये खुद एक शॉकिंग बात है, लेकिन बेली का रिएक्शन और ज्यादा सरप्राइजिंग है। शौक होने के बावजूद बेली काल्मली कहती है वो पहले से जानती थी। हाँ, बेली को जेरिमा की गलती का पहले ही पता था, फिर भी उसने शादी कंटिन्यू करने का प्लान बनाया। ये मोमेंट सब कुछ चेंज कर देता है। ऑडियंस के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात होती है। बेली सब जानते हुए भी शादी करना चाहती है। उसके लिए जेरिमा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी का सिंबल है। उसकी लाइफ में इतना कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेकिंग रहा है कि अब वो एक सेफ ऑप्शन ढूंढ रही है। जेरिमा भले गलती कर चुकी है, लेकिन उसके साथ एक प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ फ्यूचर दिखता है। दूसरी तरफ कॉर्नर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। पूरे सीजन 3 में उसने सब कुछ अंदर दबा कर रखा था, लेकिन एपिसोड 8 में उसने लगता है कि अगर अब नहीं बोला तो कभी चांस नहीं मिलेगा। पहले वो जेरिमा का सच बेली को बताता है। जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो कॉर्नर अपने दिल खोल देता है। वो बेली को कन्फेस करता है कि अभी भी उससे प्यार करता है, उसे शादी कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उनके बीच जो कनेक्शन है वो अभी भी जिंदा है। ये कन्फेशन रॉ और होनेस्ट है, बिना किसी गेम के, बस दिल से कही हुई बात। बेली का रिएक्शन और भी पेनफुल होता है। वो ना कॉर्नर को अपना लेती है ना रिजेक्ट करती है। वो साइलेंस में अटकी रहती है। एक तरफ जेरिमा के साथ लॉयल्टी, दूसरी तरफ कॉर्नर के लिए हमेशा से फील करती थी। उसका शादी कंटिन्यू करने का डिसीजन प्यार की कमी की वजह से नहीं है बल्कि डर की वजह से है। उसे डर है कि अगर फिर से कॉर्नर को चूज किया और वो फिर हार्ट ब्रेक कर गया तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी। इसी डर में वो जेरिमा के साथ चिपकी रहती है, जानते हुए भी कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। ये पूरा कन्फ्लिक्ट ही एपिसोड 8 का जान है। बेली अब वो सीजन 1 वाली इनोसेंट लड़की नहीं रही। वो अब एक यंग वुमेन है जो अपने फ्यूचर डिसाइड करने के वाली चॉइस जूझ रही है। और ये लव ट्रायंगल सिर्फ बेली को ही इफेक्ट नहीं करता बल्कि फिशर ब्रदर्स की रिलेशनशिप को भी तोड़ रहा है। कॉर्नर जब बेली को जेरिमा की ट्रुथ बताता है, फिर अपना प्यार कन्फेस करता है, तो जेरिमा के लिए सिर्फ बेली को खो देना नहीं होता, उसके लिए ये अपना भाई एक बड़ा बिट्रॉल लगता है। उसकी सीक्रेट एक्सपोज हो गया, वो भी सबसे बुरे वक्त पर। उन दोनों का ऑलरेडी फ्रिगल रिश्ता और ज्यादा टूट जाता है। अब क्लियरली दिखता है कि उनकी रिवेलरी डेंजरस पॉइंट पर पहुंच गई है। शो हमेशा ये दिखाता है कि प्यार फैमिली रिलेशन को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और एपिसोड 8 ने इस बात को और भी क्लियर कर दिया है। बेली के लिए फाइट सिर्फ रोमांस नहीं, ये दोनों भाइयों के लिए रिश्तों को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है। एपिसोड में टायलर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेली के लिए एक रियलिटी चेक बन कर आती है। मॉर्निंग रन के बाद टायलर डायरेक्टली कॉर्नर से बात करती है। उसे बेली की टेंशन फील होती है और वो सीधा पूछती है कि कल रात उसने क्या कहा। कॉर्नर छुपाने के बजाय क्लियरली बोलता है कि अभी भी बेली से प्यार करता है। टायलर बिना घुमाए कह देती है कि अगर वो बेली के लिए सही इंसान नहीं बन सकता तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये हर्ष है लेकिन ज़रूरी
है। सपोर्ट फॉर बिली लेटर जब टाइलर बेली की रिहर्सल डिनर के लिए हेल्प करती है, वो बेली को फोर्स करती है कि कॉनराड के कन्फेशन के बारे में बात करने के लिए। टाइलर इवन मेंशन करती है कि कॉनराड एक दिन बेली के साथ सनसेट में राइड ऑफ करने के सपने देखता है। ये बात सुनकर बेली को एंजाइटी और बढ़ जाती है, स्पेशली उसे दोबारा कॉनराड को फेस करना है। टाइलर अपना बेस्ट रोल परफेक्टली प्ले करती है। वो बेली की हैप्पीनेस के लिए कॉनराड को कॉल आउट करती है और बेली को ट्रुथ फेस करना पुश करती है। ड्यूरल भी एपिसोड 8 में बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट फील होती है। बेली और उसकी मॉम के रिलेशंस शादी से पहले ऑलरेडी स्ट्रेन्ड थे। कॉनराड ही ल्यूरल को कन्विंस करता है कि आने के लिए, लेकिन जब ल्यूरल को एडम के अफेयर का पता चलता है कि वो साथ जो वेडिंग प्लान कर रही थी, तो उसके पुराने वॉन्ड्स खुल जाते हैं। ये सब उसे इमोशनली वीक बना देता है। बेली के लिए भी सिचुएशन टफ हो जाती है। वो एक तरफ वेडिंग प्लान कर रही है, दूसरी तरफ अपनी मॉम के साथ का रिश्ता बिगड़ा हुआ है। यही वजह है कि बेली जेरिमा को और टाइट पकड़ती है। फैमिली सपोर्ट कम होने की वजह से उसे एक नई स्टेबिलिटी सोर्स की तलाश में सब टेंशन बिल्ड होता है रिहर्सल डिनर तक, जो फैंस को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना ही इंटेंस होता है। बेली ऑलरेडी एग्नोसिस होती है। टाइलर के वार्निंग्स और कॉनराड के कन्फेशन उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। रिहर्सल डिनर में सीन और भी टेंस हो जाता है। रूम के एक कोने में कॉनराड चुपचाप बैठा ब्रोडिंग देख रहा होता है। जेरिमा अपनी तरफ से परफेक्ट फियांसे बनकर बिहेव करता है, स्माइल, चार्म और पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन उसकी हर बात में एक टेंशन छुपी होती है, जैसे उसे पता चलता है कि सच कहीं पास ही घूम रहा है। कॉनराड की प्रेजेंस एक स्टॉर्म कॉल्ड की तरह होती है। वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी नजरें बेली को बार बार उस कन्वर्सेशन की याद दिलाती हैं, जैसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। टाइलर बेली पर नजर रखती है, प्रोटेक्टिव बेस्ट फ्रेंड की तरह, ताकि कोई सीन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। बेली खुद हैप्पी ब्राइड टू बी का रोल प्ले करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और हर मूव उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपोज कर देता है। डिनर एक बड़े फाइट के साथ खत्म नहीं होता, लेकिन टेंशन इतना हैवी होता है कि लगता है हवा में चाकू चल रहे हों। सब सरफेस पर पॉलिश्ड और सेलिब्रेटरी दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ क्रैक हो रहा है। एपिसोड 8 तक सबसे पावरफुल एपिसोड में से है। जेरिमा का बेट्रेयल रिवील होता है। कॉनराड के लव कन्फेशन फाइनली सामने आ गए और बेली उन दोनों के बीच फंसी हुई है। ये सब सिर्फ एक टीनेज लव ड्रामा नहीं, ये उस बात के बारे में है कि लोग प्यार में चॉइसेस कैसे करते हैं, चाहे उन्हें हर्ट हो या फिर ना हो। बेली का डिसीजन अब सब कुछ चेंज करेगा, उसका फ्यूचर, फिशर ब्रदर का रिश्ता और शो का पूरा डायरेक्शन। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत होती है बेली के फाइट सीन पर, जहां वो पेरिस जा रही होती है अपने ब्रोकन रिलेशनशिप से दूर भागकर एक नई शुरुआत के लिए, उस प्रोग्राम के लिए जो जेरिमा के लिए पहले रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ एक सिंबॉलिक सीन है। बेली प्लेन में बैठी होती है और कुछ रोज आगे कॉनराड भी होता है। दोनों एक ही फ्लाइट पर हैं। दोनों एक दूसरे की वजह से वेडिंग टूटने के बाद अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं, लेकिन आयरनी ये कि उनके पता भी नहीं है कि वो एक ही जर्नी शेयर कर रहे हैं। कॉनराड को तब शॉक लगता है जब उसके फादर का कॉल आता है और वो जानता है कि जेरिमा की शादी हुई ही नहीं। उसके फेस पर एक पल के लिए होप दिखती है, लेकिन फिर रियलिटी समझ आती है कि उसे नहीं पता बेली कहाँ है, ये उसे अब क्या चाहिए। कजन्स में जेरिमा अपनी फीलिंग्स ड्राउन कर रही है। एक बार में जब कॉनराड उसके पास पहुंचता है, स्टीवन और टाइलर उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जेरिमा को इस वक्त कॉनराड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक इमोशनल सीन आता है जहाँ टाइलर कॉनराड से सीधी बात करती है। टाइलर उसे ब्लेम नहीं करती, लेकिन क्लियर कर देती है कि बेली और जेरिमा दोनों ने गलतियां की हैं और कभी कभी प्यार ही काफी नहीं होता। ये एक थीम है जो पूरी सीरीज में घूमती रही है। जब कॉनराड बेली के बारे में पूछता है, उसे एक और चांस चाहिए होता है बात करने के लिए। टाइलर सॉफ्टली लेकिन
फिल्मली कहती है कि बेली के बीच हाउस में नहीं है, वो कहीं और गई है अपने लिए स्पेस लेने, अपने आप को समझने के लिए। फिशर ब्रदर के बगैर फाइनल का इमोशनल वेट ज्यादा बेली के कैरेक्टर पे है और लोला टोंग ने बेली के दिल टूटने, कन्फेशन और सेल्फ डिस्कवरी का मिस परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। बेली के करेक्टर में डिटर्मिनेशन और वल्नरेबिलिटी दोनों क्लियरली दिखते हैं। जब वो पेरिस पहुंचती है उसके फेस पर फ्रेश स्टार्ट एक्साइटमेंट होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जेरिमा को खोने का दुख फील कर रही होती है। ये भी दिखाया जाता है, एक तरफ रोमांटिक पेरिस बैकड्रॉप और दूसरी तरफ बेली का ब्रोकन हार्ट। मैसेज ये है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल जगह भी एक रात में दिल का दर्द को हील नहीं कर सकती। लेकिन बेली का पेरिस ड्रीम जल्दी ही नाइटमेयर बन जाता है। कॉलनरी एकेडमी पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी सीट किसी और को दे दी गई है। एक क्लियरिकल मिस्टेक की वजह से उसका नाम आउटलिस्टेड हो गया है। ये सिचुएशन और भी क्रूअल लगती है क्योंकि बेली पहले ही सब कुछ लॉस होकर चुकी थी। उसके चेहरे पर वो डिवास्टेटिंग क्लियरली दिखता है। जो चीज उसने पहले प्यार के लिए छोड़ दी, अब वो रियलिज्म करना चाहती थी, वो भी चली गई। उस पल बेली के पास सच में कुछ भी नहीं बचता, ना फियांसे, ना फ्यूचर प्लान, ना सेफ जगह। इस सब के बीच एक पावरफुल सीन आता है। बेली पेरिस एक छोटे से होटल रूम से अपना माँ को कॉल करती है। यहाँ वो फाइनली टूट जाती है और अपना पूरा दर्द निकाल देती है। जैकी चैंग एक्टिंग ब्रिलियंट है। वो अपनी बेटी की तकलीफ दूर से सुन रही होती है, उसे फिजिकली हग कर सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैटरनल प्रेशर देती है जो बेली डिस्पैरेटली चाहती थी। बेली कहते हुए रो देती है। ये लाइन दिल को टच करती है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हमेशा फिशर ब्रदर से उसके साथ जुड़ी हुई थी। पहले कॉर्नर और फिर जेरिमा, अब दोनों रिलेशनशिप्स खत्म हो गए हैं, तो बेली को खुद का असली सेफ समझना होगा। दूसरी तरफ कजन्स में हम देखते हैं नॉन वेडिंग के बाद का फॉल आउट। टॉयलर और स्टीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जेरिमा को संभालने की। वो उसे बीच हाउस वापस ले जाते हैं, उसकी गिरफ्त में उसके साथ होते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो कोई इम्पल्सिव गलती ना करे। जेरिमा का दर्द क्लियरली फील होता है जब उसे एक वेडिंग कार्ड मिलता है जिसमें उसके और बेली के लिए विशेस लिखे होते हैं। ये कार्ड उसे रिमाइंड करता है कि उस फ्यूचर का जो ऑलमोस्ट उसका था। जब वो बेली को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, टाइलर सॉफ्टली उसका फोन ले लेती है और समझाती है कि बेली को अब स्पेस चाहिए। जेरिमा कहता है लेकिन मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। उसकी बात से क्लियर हो जाता है कि उसने एंगेजमेंट इसलिए एंड नहीं की थी क्योंकि वो बेली से प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि बेली का दिल हमेशा कॉर्नर के प्रेशर से जुड़ा होता है। इस एपिसोड में एक और सरप्राइजिंग एंगल मिलता है, कॉर्नर के पेरेंट का रिएक्शन। स्टोरी ऐसी ही बिल्ड होती है जैसे एक टिपिकल रोमांस एंडिंग आने वाली हो। कॉर्नर अपने फादर से बेली के पेरिस जाने का पता लगाने लगता है, इम्पल्सिवली फ्लाइट बुक करता है उसे फाइंड करने के लिए। ये सीन टीम कॉर्नर फैंस को एक ग्रैंड गेस्टर जैसा फील करवाता है, जैसे बेली को कंटेन्स क्रॉस कर रहा हो, लेकिन शो में अपने इमोशनल होनेस्टी पे स्टिक करता है। फेयरली टेल एंडिंग नहीं देता। कॉर्नर की फ्लाइट डिले होती है, फिर कैंसल वेदर की वजह से। ये मोटाफोरिकल रिमाइंडर है कभी कभी यूनिवर्स भी हमें चाहे उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। सबसे पावरफुल रियूनियन एक्चुअली बिली और टाइलर के बीच होता है। जब टाइलर को पता चलता है कि बेली का कॉलोनी स्कूल सेट चला गया है, वो तुरंत पेरिस चली जाती है। पहले जो हर्ष वर्ड्स दोनों के बीच एक्सचेंज हुए थे वेडिंग के वक्त, उसके बाद उनकी रिकॉन्सिलेशंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि सबसे डिस्टर्बेबल रिलेशनशिप हमेशा रोमांटिक नहीं होते, कभी कभी दोस्ती ही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। टाइलर जब बेली के होटल रूम में चॉकलेट्स और अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ पहुंचती है, ये क्लियर होता है कि ट्रू फ्रेंडशिप सबसे टफ स्टॉर्म्स में भी हैंडल कर लेती है। फाइनल सीन में एक टफ फुल मेडिटेशन होती है, गिरफ, ग्रोथ और लव के डिफरेंट शेप्स। 6 महीने बाद बेली वापस यूएसए में होती है, अपने घर के पास एक कॉलोनी स्कूल में इनरोल्ड। वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई। कभी कभी कॉर्नर या जेरिमा की याद उसके चेहरे पर दर्द ले आती है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी आगे की जिंदगी जी रही है।
वो फिर से कुकिंग कर रही है, अपने पैशन के साथ रिकनेक्ट हो रही है। बेली अब अपने पैशन से रिकनेक्ट कर रही होती है बिना किसी रिलेशनशिप के इन्फ्लुएंस के। फाइनल का सबसे सिंबॉलिक सीन तब आता है जब बेली ऑफ सीजन में कजिन्स बीच वापस जाता है। बीच खाली होता है, समर हाउसेज बंद होते हैं, लेकिन उस सॉलिट्यूड में एक अलग ही ब्यूटी होती है। वो शोर लाइन तक चलती है, वही जगह जहां उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट हुए थे, और समुंदर के सामने खड़ी होती है। कैमरा जूम आउट होता है, दिखाया जाता है कि बेली का छोटा सा फिगर समुंदर और आसमान की वाइटनेस के सामने। ये एक विजुअल रिमाइंडर है कि हमारे सबसे बड़े पर्सनल ड्रीम्स भी दुनिया की बड़ी पिक्चर में बस छोटी सी चीजें होते हैं। जैसे ही लगता है कि एपिसोड बेली के सॉलिट्यूड वाले पीस के साथ खत्म होगा, दूर से एक फिगर अप्रोच करता है, कॉर्नर्ड। वो भी उस बीच पर आया होता है जहां उसकी स्टोरी शुरू हुई थी। दोनों की आइज मिलती हैं, दोनों हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है और हर्ट भी हुए हैं। लेकिन बेली एक स्टेप आगे बढ़ती है और कॉर्नर्ड वही करता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ कर नहीं जाते, ना कोई फिल्मी हग होता है, लेकिन इमेजिनेशन क्लियर है। इनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। जब फाइनली वो फेस टू फेस खड़े होते हैं, कॉर्नर्ड कहता है कि मैं अब रेडी हूँ। उसने कहा था सिर्फ लव ही काफ़ी नहीं होता, उसे टाइम, स्पेस और ग्रोथ भी चाहिए। बेली सॉफ्टली रिप्लाई करती है आई एम बीन ग्रोइंग, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 10 पिछले एपिसोड के शॉकिंग ट्विस्ट के बाद जहां जेरिमा ने वेडिंग कैंसिल कर दी थी, बेली एक बड़े क्रॉस रोड पर खड़ी थी एयरपोर्ट के पास। वो पेरिस भागने को रेडी थी और तब एक इमोशनल मोमेंट आता है। बेली एयरपोर्ट में कॉर्नर्ड को देखती है, बस कुछ और दूर बैठे हुए। टाइम जैसे रुक सा जाता है। कॉर्नर्ड की आंखें थकी हुई, शोल्डर्स झुके हुए, और उसे पता भी नहीं है कि बेली वहां है। बेली के चेहरे पर एक इंटरनल स्ट्रगल क्लियरली देखा जा सकता है। अटेंडेंट उसका बोर्डिंग कॉल करता है और बेली एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो चिल्लाती रहती है बिना कॉर्नर्ड को बताए, उसे पीछे छोड़कर। ये मूवमेंट पावरफुल था क्योंकि इस बार बेली ने कॉर्नर्ड और जेरिमा दोनों को खुद चॉइस किया है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ कॉर्नर्ड को एडम का कॉल आता है वेडिंग कैंसिल होने का। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है, वो चुप रहता है। इमोशंस उसके मिक्स हैं, रिलीफ, रिग्रेट या होप, ये क्लियर नहीं है, और ये इस सीन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। कजिन बीच में जेरिमा बिल्कुल टूट चुकी है। एक बार में स्टीवन और टाइलर के साथ वो अपना गुस्सा और दर्द बाहर निकालती है। वो अक्यूज करती है कि बेली और कॉर्नर्ड साथ भाग गए हैं। उसके शब्द उसके पेन को स्क्रीन पर फील करवा देते हैं। क्या वो दोनों साथ हैं, इसलिए वो मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे हैं। स्टीवन और टाइलर उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कॉर्नर्ड साथ नहीं है, लेकिन उसका दर्द इतना गहरा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पेरिस में बेली की नई शुरुआत जल्द ही टूट जाती है। जो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम उसने ज्वाइन करना था वो ऑलरेडी फेल हो गया था एक मिस्टेक की वजह से। ऑफिस में पासपोर्ट हाथ लेकर खड़ी बेली माँ बिल्कुल गिर जाती है। उसके सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट उसके ऑलरेडी फ्रगल कंडीशन को और तोड़ देता है। फोन पर अपनी माँ ल्यूरल को कॉल करके वो पहले पूरी बात बताती है। ल्यूरल उसे तुरंत घर लौटने को कहती है, चाहे जितनी भी कॉस्ट लगे, लेकिन बेली हेजिटेट करती है। घर वापस जाना मतलब उन चेहरों और सिचुएशन का सामना करना है जिससे वो भाग कर आई थी। इसी टेंशन के बीच एक और सेटबैक आता है। बेली के बैकपैक का एक पेरिसियन कैफे में चोरी हो जाता है, लेकिन ये एक नया ट्विस्ट बन जाता है। चोरी के पीछे पागलपन करते करते वो एक नाइट क्लब पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होती है, जेमा, मैक्स, सेलिन और बॉन्टियो। ये लोग उसके लिए एक छोटी सी नई दुनिया बन जाते हैं। ना वो उसकी पास्ट जानते हैं, ना उसका दर्द, बस एक फ्रेश शुरुआत जिसमें बेली खुद को दोबारा ब्रीथ करने को चांस देती है। कजिन्स बीच में एक बड़ा सच सामने आता है। स्टीवन को पता चलता है कि जेरिमा ने बेली को चीट किया था एक ट्रिप में लूसी नाम की लड़की के साथ। ये सच स्टीवन के लिए बहुत शॉकिंग था। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन दोनों के बीच लॉयल्टी का चुनाव करना था। ये बात जेरिमा के कैरेक्टर को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। क्या उसका गुस्सा और जेलसी सिर्फ हार्ट ब्रेक की वजह से हुआ था या गिल्ट उसे में शामिल था?
था। इस हार्ट ब्रेक के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट भी दिखाया गया है, स्टीवन और टाइलर का फाइनली अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करना। उनका किस एक रिलीज जैसा लगता है जो सीजन से बिल्ड हो रहा था। ये रिमाइंडर है कि कभी कभी लव काम करता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी पागलपन में क्यों ना हो। स्टीवन और टाइलर के रिलेशनशिप से ये मैसेज मिलता है कि सही टाइमिंग और होनेस्टी से कभी कभी रियल और लास्टिंग लव बन सकता है। लेकिन एक और पेनफुल सीन आता है जब बेली फाइनली जेरिमा को कॉल करती है। कन्वर्सेशन शुरू होती है रॉ और इमोशनल। जेरिमा एडमिट करती है कि वो उसके बिना सो नहीं पाता और चाहता है कि वो वापस नॉर्मल हो जाए, पर बेली अब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। वो काल्मली उसे कहती है कि अब उसे खुद ही नहीं पता कि वो कौन है। उसके वर्ड जेरिमा के लिए शॉकिंग होते हैं। एक पल में वो वेलनरेबल रेज में बदल जाता है। मुझे दोबारा कॉल मत करना, वो गुस्से में कहता है और कॉल कट कर देता है। जो पतली सी लहर उन दोनों के बीच थी वो अब टूट जाती है। ये सीन दिखाता है कि कैसे कभी कभी लव ज्यादा होप से पेनफुल बन जाता है। इसके बीच हाउस की किचन में कॉर्नर और जेरिमा का कन्फ्रंटेशन होता है। बैकग्राउंड में पेंटिंग होती है, कॉर्नर का वेडिंग गिफ्ट। कॉर्नर अपॉलॉजी करने की कोशिश करता है पर जेरिमा उसे ब्रूटली कट करता है। उसने समझा ही नहीं कि क्या चूज करना है, लेकिन तुझे भी नहीं किया। तू तो वापस कैलिफोर्निया जाकर और कहीं किसी के साथ रह लेगा। ये वर्ड कॉर्नर के लिए साइकोलॉजिकल ब्लो जैसा लगता है। वो चुप हो जाता है। ये मोमेंट उनके बीच सालों की कंपटीशन और रिस्टेटमेंट का क्लाइमेक्स था। और सच ये है, शायद बेली ने कभी किसी को पूरी तरह चूज किया ही नहीं था। फिर एक अर्थक्वेक सीन आता है। एडम फाइनली अपनी फादरली रोल में स्टेप करता है। वो जेरिमा को उसके पेन के बीच के संभालता है, उसे शायद याद दिलाता है कि कैसे सुनसाना की डेथ के बाद कॉर्नर टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे अपने लव्ड दोबारा हासिल करना चाहता था। तुम भी सीख जाओगे। एडम जेंटली उसे रेस्क्यू करता है। जेरिमा अपने फादर के आर्म्स में फाइनली ब्रेक डाउन करती है। ये आंसू सिर्फ बेली के लिए नहीं बल्कि उसके पुराने दर्द के लिए भी होते हैं। माँ की डेथ, फादर का एब्सेंस और भाई से डिस्टेंस। ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अकेला स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। फाइनल मोमेंट के होते हैं। वो पेरिस के एक ब्रिज पर खड़ी होती है। सिटी लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। उसकी वॉइस ओवर चिल्लाती है, अब एक नई मैच्योरिटी के साथ। बैकग्राउंड में टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग बजता है। कभी कभी हमें पता है कि अपने रास्ते पूरी तरह से खोकर एक नया रास्ता शुरू करना ही आसान है। ये फाइनल सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये सब कैरेक्टर की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ कोई विलन नहीं है, सिर्फ फ्लाउड लोग हैं जो गलतियां करते हैं और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं। जेरिमा ने चीट किया लेकिन फिर भी उसका हार्ट ब्रेक फील होता है। कॉर्नर का क्विट पेनिंग उसे ऑटोमेटिकली सही चॉइस नहीं बनाता। बेली का पेरिस भागना और कंफ्यूज्ड रहना उसे सेल्फिश नहीं बनाता, सिर्फ ह्यूमन बनाता है। सीजन के एंड में हमारे पास कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन बचते हैं और ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, नेचुरल लगते हैं। क्या बेली पेरिस में अपनी नई जिंदगी बनाएगी अपने नए दोस्तों के साथ? क्या फिशर ब्रदर अपना ब्रोकन बॉन्ड कभी रिपेयर कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिली ने कॉर्नर और जेरिमा दोनों को ट्रूली छोड़ दिया है या ये बस सिर्फ एक नया चैप्टर है उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी का? ये फिनाले याद दिखाता है द समर आई टर्न प्रिटी अब सिर्फ एक कमिंग ऑफ एज रोमांस नहीं रहा। ये अब आइडेंटिटी, ग्रिफ और ग्रोइंग अप के मेसी रियलिटी को एक्सप्लोजन बन गया है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बेली का सबसे जरूरी रिलेशनशिप शायद किसी भी फिशर ब्रदर के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 11 ये इस शो का फाइनल एपिसोड है। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। कॉर्नर पेरिस वापस आ चुका होता है और टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि उस दिन बेली का बर्थडे है। पार्टी बहुत ही क्राउडेड होती है और जैसी ही बेली की नजर कॉर्नर पर पड़ती है दोनों की आंखें मिलती हैं। सीन इमोशनल और थोड़ा शॉकिंग लगता है। कॉर्नर एंट्रेंस पर खड़ा होता है, नर्वस और थोड़ा ऑकवर्ड क्योंकि बेली के लिए नए फ्रेंच फ्रेंड उसे देखकर आपस में गॉसिप करने लगते हैं।
ये कौन है? लगता है उसका बड़ा भाई है जो पार्टी क्रैश करके आ गया। यहीं से एपिसोड का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। बेली पेरिस वाली न्यू लाइफ और उसका ओल्ड पास्ट एक साथ टकरा जाता है। बेली की रिएक्शन मिक्स्ड होती है, शॉक, गुस्सा और अट्रैक्शन भी। ये फीलिंग्स उसकी पूरी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को याद दिलाती है। कॉनरड उसके पास आकर स्माइल से हैप्पी बर्थडे कहता है और एक छोटा सा गिफ्ट देता है। बेली के फ्रेंच फ्रेंड्स क्यूरियोसिटी से देखते हैं। एक दोस्त दूसरे से मजाक में कहता है, लगता है वही असली गिफ्ट है, अनरैप करोगी? ये जोक थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर लाइट कर देता है, लेकिन दोनों के बीच की हिस्ट्री का वेट वहाँ मौजूद रहता है। इस बीच हमें ग्लिम्स मिलते हैं बेली की नई लाइफ के। पेरिस में वो बहुत अच्छा कर रही है, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में टॉप है, नए दोस्त बनाने हैं जो उसने इजाबेल खोकर उसका रियल नाम और फ्रेंच आर्किटेक्चर स्टूडेंट एटोनी के साथ डेटिंग भी स्टार्ट कर दी है। कॉर्नर के आने से बेली की पेरिस वाली केयरफुली बनाई हुई नई लाइफ बिल्कुल हिल जाती है। उसे फिर से कॉन्सेंस बीच वाली पुरानी फीलिंग्स याद आने लगती हैं। जब फाइनली बेली और कॉर्नर को अकेले टाइम मिलता है उसके अपार्टमेंट के बालकनी पर जो साइरन रिवर के ऊपर है, तब दोनों की बात वो होती है जिसका फैंस 3 सीजन से वेट कर रहे हैं। ऑनेस्ट और इमोशनल होती है। कॉर्नर अपने दिल के सब दर्द समझाता है। वो कहता है कि अपनी माँ की डेथ देखकर उसे बहुत डर लगने लगा था, डर किसी अपने को खोने का। मैंने तुम्हें दूर इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और फिर भी तुम्हें खो दिया। कॉनराड कन्फेस करता है। ये उसका सबसे पावरफुल इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन बेली तुरंत उसके गले नहीं लगती। उसने सीरीज में जो ग्रोथ की है वो क्लियरली दिखती है। वो उसे कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा टाइमिंग रहा है, तुम मुझे तब चाहते हो जब तुम्हें पता होता है कि तुम मुझ पे हासिल नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि इस दफा तुम सच बोल रहे हो। ये कन्फ्रंटेशन पैथेटिक होता है फैंस और कैरेक्टर दोनों के लिए। तब ये एक ट्विस्ट आता है। जेरिमा बेली को कॉल करता है। कॉनराड के चेहरे पर सैडनेस आ जाती है। उसे लगता है जेरिमा अपने डिसीजन चेंज करके फिर बेली की फाइट करने आ गया है, लेकिन इस दफा जेरिमा मैच्योर निकलता है। वो बताता है कि वो डेनिस के साथ आया है सिर्फ बेली का बर्थडे प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद एक इमोशनल डिनर सीन होता है जिसमें बेली, दोनों फिशर ब्रदर, डेनिस और बेली के फ्रेंच फ्रेंड सब एक टेबल पर होते हैं। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर दिखाई देता है। सब लोग स्टोरीज शेयर करते हैं। जेरिमा और कॉर्नर एक ही रूम में विदाउट टेंशन बैठे होते हैं, चाइल्डहुड की बातें करते हैं। एक फनी मोमेंट भी आता है जब एक फ्रेंच फ्रेंड सोचता है कि कॉर्नर और जेरिमा कजन्स हैं और ये सुनकर दोनों ब्रदर्स हंस देते हैं। पहली बार लगता है कि उनका रिश्ता हील होता स्टार्ट हो गया है। फिर एक प्राइवेट सीन में कॉर्नर बेली को अपना गिफ्ट देता है, एक बैंड क्राफ्ट इन्फिनिटी नेकलेस जिसमें उनके इंटेल्स पीछे इनग्रेव होते हैं। ये एक कॉल बैक है सीजन 1 के इन्फिनिटी ब्रेकलिस्ट का, लेकिन इस दफा ज्यादा मैच्योर और मीनिंगफुल। कॉनराड कहता है, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बस तुम्हें ये बताना था कि मेरे पास हमेशा तुम ही थी और हमेशा तुम ही रहोगी। बेली तुरंत रिप्लाई नहीं करती। कॉर्नर उसकी स्पेस रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि वो सुबह पेरिस छोड़ देगा, डिसीजन तुम्हारा है। ये सेल्फलेस एक्ट दिखाता है कि कॉर्नर सीजन 1 वाले ब्रॉडिंग लड़के से कितना चेंज हो गया है। एपिसोड का क्लाइमेक्स नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। बेली पेरिस की गलियों में दौड़ती है एयरपोर्ट पर कॉर्नर की फ्लाइट से पहले उसे पकड़ने के लिए। एयरपोर्ट वाले सीक्वेंस बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया गया है। बीच बीच में पूरी सीरीज के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, उनके पहले किसेस, उनकी फाइट्स, फिर कुछ रोमांटिक लम्हात।
सब एक विजुअल जर्नी की तरह। बेली फाइनली कॉनरड को उसके होटल में मिलती है जब वो एयरपोर्ट निकलने वाला होता है। वहाँ उनकी रियूनियन होती है और फैंस के लिए वो मोमेंट सबसे रिवार्डिंग लगता है। बेली उसे कहती है, मैंने अपना फ्यूचर 1000 तरीकों से इमेजिन किया लेकिन हर दफा उसमें तुम थे। फिर उनका किस होता है जो 3 सीजन की मिस्टेक, ग्रोथ और लर्निंग के बाद फाइनली अर्न किया हुआ लगता है। ये सीन एक फेरी टेल एंडिंग की तरह नहीं दिखाया गया बल्कि एक मैच्योर चॉइस की तरह, जो 2 लोग अब ग्रो होके एक हेल्दी रिलेशन के लिए लायक बन चुके हैं। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। एक एपिलॉग 5 इयर्स बाद का दिखाया जाता है कि कजन्स बीच हाउस अब फिशर ब्रदर का जॉइंटली ओन्ड होता है क्योंकि उनके फादर ने डिसाइड किया था कि फैमिली में ही रहेंगे। जेरेमा अपनी लाइफ में सेटल है, हैप्पीली डिशेस के साथ रिलेशनशिप में है। स्टीवन और टाइलर एंगेज्ड होते हैं और अगले समर बीच हाउस में अपना वेडिंग प्लान कर रहे होते हैं। बेली और कॉनरड अपनी जिंदगी के एक साथ बना चुके होते हैं, कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, कैरियर्स स्टार्ट हो गए हैं और अपना रिलेशनशिप नेचर कर रहे होते हैं। फाइनल सीन में बेली और कॉनरड सनसेट के टाइम पर उसी बीच पर बैठे होते हैं जहां पहली दफा कनेक्ट किया था। कॉनरड एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और बेली को प्रपोज करता है। रिंग में उसकी माँ के ज्वेलरी का स्टोन होता है। वो हल्का सा मजाक भी करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा यही हो। बेली के आंसू निकल आते हैं और सीन फुल सर्कल लगता है, एक परफेक्ट कंक्लूजन। एपिसोड दिखाता है कि लव इजी नहीं होता, उसके लिए ग्रोथ, टाइमिंग और मैच्योरिटी चाहिए होती है। हर कैरेक्टर अपना जर्नी कंप्लीट करता है, इसलिए बेली की चॉइस नेचुरल और बैलेंस्ड लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।